लिखिए टॉपिक आज सब कोई, विद्युतीय ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, जैसे कि किसी भी उपकरण का जो ऊर्जा जो है ना, इस बात द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वह कितना कार्य करता है। जैसे हम लोग कैसे बचपन में पढ़ते थे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, उसी तरह से विद्युतीय उपकरण का होता है कि विद्युतीय उपकरण के कार्य करने की क्षमता को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी उपकरण जितने अधिक कार्य करता है उतने अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च है। चाहे हम लोग भी जितने अधिक कार्य करेंगे उतने अधिक हमसे बॉडी से एनर्जी खर्च होता है। तो लिखिए उसी तरह से है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युतीय कार्य करने में, विद्युतीय कार्य करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, विद्युतीय कार्य करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युतीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे विद्युतीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कहते हैं, देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर फॉर्मूला होता है W/T, तो इसमें W बराबर हो जाएगा P × T, क्योंकि जितना कार्य करता है वही कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो W बराबर हो जाएगा P × W तो कार्य है, और कोई भी उपकरण जितना कार्य करता है उतने अधिक एनर्जी। तो कभी कभी देखिएगा कि W बराबर PT भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन चूंकि कार्य ही एनर्जी के बराबर होता है ना, तो कहीं E बराबर P × T भी मिलेगा, जहाँ E होता है विद्युतीय, E विद्युतीय ऊर्जा होता है और P जो है शक्ति होता है। ठीक ना, तो नोट कीजिए इसको। इसको लिखने के बाद एक तो नोट लिखिएगा इधर, नोट है वाट इंटू मिनट। देखिए ऐसा नहीं लिखते हैं, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड बराबर वाट इंटू मिनट बराबर वाट इंटू घंटा। और सब बराबर होता है किसके, विद्युतीय ऊर्जा के। इस पर ये कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पक्का आता है कि वाट सेकंड किसका मात्रक होता है, या वाट घंटा किसका मात्रक होता है, या वाट मिनट किसका मात्रक होता है। तो देखिए P हो गया आपका शक्ति और T हो गया, तो इसे मात्रक से पता चल रहा है, इसे वाट, तो वाट तो शक्ति के लिए है और सेकंड समय के लिए। और जब भी हम लोग शक्ति से समय में गुना करते हैं तो क्या आता है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं रहता है, ऑप्शन में इस तरह से रखता है कि वाट इंटू घंटा या वाट इंटू सेकेंड या वाट इंटू मिनट किसका मात्रक होता है, किसका विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति से करके, तो किसके बराबर आ रहा है, ऊर्जा के ना, यानी कि सब ऊर्जा के मात्रक है टोटल तीनों। तो उसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद लिखिए विद्युत ऊर्जा का
व्यावसायिक मात्रक विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक वाट घंटा एवं किलोवाट घंटा होता है। वाट घंटा एवं किलोवाट घंटा होता है। वाट घंटा एवं किलोवाट घंटा होता है। हो गया ना, वाट घंटा या किलोवाट घंटा होता है और नोट था। अब 1 वाट घंटा लिख दीजिए। 1 वाट घंटा 1 वाट घंटा, देखिए 1 वाट घंटा क्या होता है, जिसे फॉर्मूला से निकलता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे P/T है ना, P/T, यदि उपकरण का शक्ति हो 1 वाट और उसको चलाया जा रहा हो 1 घंटा, कोई उपकरण है जिसकी शक्ति कितना है और उसको चलाया जा रहा है 1 घंटा, तो उस उपकरण का जितना शक्ति होता है ना, तो वो जितना ऊर्जा खर्च करता है, 1 वाट उपकरण, 1 वाट वाले उपकरण को 1 घंटा चलाने पर जितना ऊर्जा खर्च करता है वही ऊर्जा कहलाता है आपका वाट घंटा। यानी कि वाट घंटा आपका एक प्रकार का ऊर्जा हो गया। तो देखिए वाट को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वाट ही रहने देंगे, लेकिन घंटा को क्या कर सकते हैं, 3600 सेकेंड, 36,000 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है सेकेंड। क्या सुना है, कन्वर्ट करके लिख देते हैं। पहले परिभाषा लिख लीजिए इसका, वाट घंटा के, कि यदि कोई 1 वाट शक्ति वाला, यदि कोई 1 वाट शक्ति वाले विद्युतीय उपकरण को, यदि कोई 1 वाट शक्ति वाले विद्युतीय उपकरण को 1 घंटे तक चलाया जाता है, 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को, को 1 वाट घंटा कहते हैं। खर्च की गई ऊर्जा को 1 वाट घंटा कहते हैं। अर्थात 1 वाट आवर बराबर, देखिए 1 वाट गुना 1 घंटा, 1 वाट आवर बराबर 1 वाट को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 घंटा कितना लिख देंगे, 3600 सेकेंड। अच्छा, वाट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड ना, इसको लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड गुना में 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो 1 वाट बराबर कितना हो गया, 1 वाट आवर बराबर 3600। या इसी को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल लिख सकते हैं कि नहीं। याद रखिएगा कि 1 वाट आवर का मान जो है 3600 जूल होता है, या 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल होता है। नोट कीजिए उसको। चलिए इसके बाद लिखिए, बालक, इसके बाद लिखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जिसको कैसे लिखते हैं, KWH से,
1 किलोवाट। देखिए वैसे ही होता है कि जैसे कि वहाँ 1 वाट था ना, ऐसा है कि 1 किलोवाट शक्ति वाला उपकरण को 1 घंटे तक चलाया जाता है। 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण को 1 घंटे तक, तो उसके द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा के मान को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ऐसा किलोवाट घंटा केकर मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक ना। तो लिखिए 1 किलोवाट घंटा KWH लिखे है ना बोर्ड पर। लिखिए यदि कोई 1 किलोवाट वाला, यदि कोई 1 किलोवाट वाला, यदि कोई 1 किलोवाट वाला विद्युतीय उपकरण को 1 घंटे तक चलाया जाता है, 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को, ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। एक किलोवाट घंटा कहते हैं। देखिए अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए इसको लोग क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं ना। तो 10 के पावर 3 जूल बटा सेकंड गुना 3600 को लिख सकते हैं। कितना लिख दे? देखो ऐसे 3.6 गुना 10 के पावर, चाहे रुक जाओ, इसे नहीं लिखते हैं क्योंकि एक बार इस पर एक ऑब्जेक्टिव आया था इनटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 किलोवाट आवर बराबर, देखो बालक 3600 का मतलब कितना? 36 गुना 10 के पावर 2, 36 गुना 10 के पावर 2 3600 का मतलब, तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, या इसी को लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर। अब ऑब्जेक्टिव में पिछला बार ये वाला पूछ लेता कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। ऑप्शन में ई वाला नहीं था, लेकिन जनरली यही देता है कोई भी एग्जाम में कि 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर। ई नहीं रहेगा तो इसको खोजेंगे 36 गुना 10 के पावर 5 जूल को खोज लेंगे। उसके बाद एगो नोट लिखिए आप लोग, लिखिए 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट या 1 BOT, हाँ 1 BOT अंग्रेजी लिख लीजिए इसका, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, हाँ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, इसलिए लिख लीजिएगा 1 KWH बराबर 1 यूनिट बराबर 1 BOT बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल।
जैसे हम लोग के बिजली बिल आता है ना कि 1 यूनिट बिजली बिल 2 यूनिट कितना उठा हुआ है, तो जो यूनिट उठा हुआ रहता है उससे हम लोग अपना दाम निकाल लेते हैं कि हाँ इतना यूनिट उठा हुआ है तो इतना के दाम इतना होगा। चल इसके बाद लिखिए टॉपिक खर्च विद्युत ऊर्जा। खर्च विद्युत ऊर्जा खर्च विद्युत ऊर्जा जैसे कहे के मतलब है ना कि खर्च विद्युत ऊर्जा कहे के मतलब कि घर में एगो 100 वाट के बॉल जला रहे हैं, 4 गो 500 वाट के पंखा चला रहे हैं चाहे 200 वाट के, आ कुछ और उपकरण यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा चलाएंगे तो उससे कितना बिजली बिल आएगा या कितना बिजली बिल खपत होगा, कितना बिजली बिल उठेगा, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला बता रहे हैं। तो घर में जो पंखा है बल्ब है उससे अपना आराम से निकाल लीजिएगा कि इतना घंटा चलाने पे इतना बिजली बिल खपत होता है, यानी कि ऊर्जा खर्च होता है, तो उसका दाम भी निकल जाएगा। तो लिखिए तो यदि V वोल्ट के विभवांतर पर यदि V वोल्ट के विभवांतर पर यदि V वोल्ट के विभवांतर पर किसी उपकरण से I एम्पियर की धारा H घंटे तक I एम्पियर की धारा H घंटे तक एवं D दिनों तक हाँ स्मॉल डी लिख दीजिएगा, कैपिटल कोई चलेगा, D दिनों तक प्रवाहित करके उपयोग किया जाए तो उपकरण के द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा बराबर में देखिए फॉर्मूला लिखिएगा V गुना I गुना H गुना D अब बटा में 1000 लिखा जाता है। जितना रहता है ना तो सब को हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं ऊपर गुना में और नीचे में क्या करते हैं 1000 से भागा करते हैं। अब देखिए V गुना I के मान किसके बराबर होता है, R के, ये हो जाएगा P गुना H गुना D या बटा में 1000। आप किलोवाट लिखिए चाहे यूनिट लिखिए। ये है खर्च विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला कि 5 वाट के बॉल रहे चाहे 10 वाट के बॉल रहे चाहे 20 वाट के बॉल रहे, 1 घंटा चलाएंगे या 1 महीना तक ले चलाएंगे तो कितना एनर्जी खर्च करेगा, कितना बिजली बिल आएगा। ये तो खाली इसके लिए है ना। अब मान ली कि 10 गुना है बॉल्ब तो उसमें 10 से गुना करना पड़ेगा ना, तो उसके नीचे लिखिए यदि उपकरणों की संख्या कैपिटल N हो, यदि उपकरणों की संख्या कैपिटल N हो, यदि उपकरणों की संख्या कैपिटल N हो तो खर्च ऊर्जा बराबर देखिए बालक P गुना H गुना D गुना N बटा में 1000। कब, जब मान लीजिए कि 10 गो बल्ब रहे चाहे 20 गो बल्ब रहे तब, यानी कि सीधे समझ लीजिए कि सबको ऊपर गुना में करके नीचे क्या करना है 1000 से भाग दे देना, अपने आप निकल जाएगा। ये बिजली बिल निकलेगा ये इतना बिजली खर्च हुआ है। 1 यूनिट के दाम जितना दिल रहेगा उतना से क्या कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि यदि 100 वाट के 10 बल्ब को यदि 100 वाट के 10 बल्ब को
प्रतिदिन 20 घंटे जलाया जाता है। यदि 100 वाट के 10 बल्ब को प्रतिदिन 20 घंटे जलाया जाता है, 20 घंटे जलाया जाता है, तो 30 दिनों में खर्च विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो 30 दिनों में खर्च विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। यदि 1 यूनिट का मूल्य 6 रुपया हो तो इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? कह रहा था क्वेश्चन में कि 100 वाट के बल्ब है और कय गो है? और कय घंटे चलाया जाता है? और कय दिन? तो अगर ऊर्जा निकाल लेंगे 0 से 0 और 0 से गुना करेंगे तो कितना? 600 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट का मूल्य कितना है? तो 1 यूनिट का मूल्य जो है बराबर 6 रुपया है, ठीक ना? तो 600 यूनिट का मूल्य कितना होगा? 600 यूनिट का मूल्य बराबर 6 और 100 और गुना में 6 तो कितना हो जाएगा? 3600 बिजली बिल हो जाएगा। 3600 खाली बिजली बिल भरे पड़ेगा, सोच लो। तो चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अब की अलगे है, ठीक ना? जैसे मान लो कि 100 वाट के पंखा है, उसको 10 दिन जलाया जा रहा है। 50 वाट के बल्ब है, इसको अलगे जला रहा है, तो उसको अलगे निकालना है इसको, और दोनों को जोड़ दिया जाता है लास्ट में। इन्हें कि सब के गुना में मत करना, तो गलती आ जाएगा, क्योंकि एक ही पर उसमें क्या था कि सब 100 वाट का था ना, इसलिए वो बन गया है। लेकिन अलग अलग जो वाट के रहे, इस पंखा की शक्ति कुछ और है, बल्ब की शक्ति, तो उसका अलग निकालते हैं, फिर बाद में जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, यदि 150 वाट के 5 पंखा, यदि 150 वाट के 5 पंखा तथा 40 वाट के 10 बल्ब, 40 वाट के 10 बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग करते हैं, तो 25 दिनों में खर्च ऊर्जा, तो 25 दिनों में खर्च कुल विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो 25 दिनों में खर्च कुल विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें, तथा 1 यूनिट का मूल्य 7 रुपया होने पर कितना राशि का भुगतान करना होगा? कितना राशि का भुगतान करना होगा? हाँ, बल्ब के अलग निकाल लीजिए, पंखा के अलग निकाल लीजिए। टोटल एनर्जी आ रहा है 230 यूनिट, 7 से गुना कर लीजिए तो 1610 यूनिट उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एथ लिखिए बालक, अगला लिखिए तो नहीं, टॉपिक है। अब टॉपिक लिखिए, फ्यूज लिख के दे दीजिए।
फ्यूज को हम लोग केवल विद्युत फ्यूज भी कहते हैं, ठीक ना। देखो फ्यूज क्या होता है कि जैसे किसी भी विद्युत परिपथ में, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से घर में बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड में देखिए कि यहाँ पर एक फ्यूज यहाँ पर लगा रहता है इस तरह से ना, इधर से जैसे मेन लाइन आता है तो यहाँ पर कनेक्शन आता है, इधर से वो रहता है, और ऊपर से हम लोग ये प्लग करते हैं ना, तो दोनों में टच करता है, तो दोनों को जोड़ने वाला बीच में वो तार रहता है। तो यही जो पतारका तारवा होता है ना, जो दोनों को जोड़ता है इसको इसको, तो केवल तार जो होता है वही आपका फ्यूज होता है, वो पूरा सिस्टम हुआ फ्यूज नहीं होता है। जो पतला तार होता है वही फ्यूज होता है। उसका मुख्य काम होता है कि यदि किसी कारण से परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाए तो उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज का प्रतिरोध है, प्रतिरोध अधिक होने पर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होता है तो परिपथ भंग हो जाता है, जिससे घर में लगा अन्य विद्युतीय उपकरण, पंखा, टीवी, फ्रिज, ये सब जलने से बच जाता है। कोई मूर्खता क्या करता है कि फ्यूज बार बार उड़ जाता है तो कोई मोटा तार लगा देता हो जाए, और जबकि मोटा तार लगा दीजिए, किसी दिन यदि वोल्टेज बढ़ गया तो सब टीवी, फ्रिज सब डिम उड़ जाएगा। फ्यूज हमेशा पतला तार का उपयोग करना चाहिए, एकदम पतला, अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन उसका गलनांक बहुत। सबसे अच्छा दुकान में से खरीद के लिया के लगाइए, लेकिन हम लोग घर ही से क्या करते हैं, बना देते हैं, तो उससे बहुत खतरा होता है कि भविष्य में किसी दिन बढ़ गया वोल्टेज तो कहानी खत्म हो जाएगी। पतला वाला जो जल जाएगा ना, तो जल जाएगा तो और सब बॉल ये सब बच जाएगा, और मोटर लगा दीजिएगा तो ई नहीं जलेगा, हाई सब जलेगा। लिखिए फ्यूज में एक ऐसी सुरक्षा युक्ति, एक ऐसी सुरक्षा युक्ति, एक ऐसी सुरक्षा युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में अति भारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, अति भारण एवं लघु पतन, एवं लघु पतन, हाँ, शॉर्ट सर्किट होने पर, अति भारण एवं लघु पतन होने पर स्वयं जलकर अन्य उपकरणों को जलने से बचा लेता है। स्वयं जलकर अन्य उपकरणों को जलने से बचा लेता है। बचा लेता है, उसे फ्यूज कहते हैं, उसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज कहते हैं, लिख लिए। जैसे अति भारण का मतलब होता है ना कि ज्यादा लोड दे दी, जैसे तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हीटर चलाना है या फ्रिज चलाना है, देखते उसके लिए मोटा मोटा तार होता है, आप ये पतला तार लगा करके हीटर फ्रिज चलाइएगा, ये सब ज्यादा लोड नहीं लेता, ये सब क्या होता है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में परिपथ की क्षमता से अधिक शक्ति वाला कोई उपकरण लगा देते हैं तो उसकी क्षमता से ज्यादा धारा लेता है, तो उसको कहते हैं अति भारण। किसी कारण से यदि गर्म तार और ठंडे तार का संपर्क होता है कट छट के कहीं से ये रगड़ा करके, तो उसका परिपथ, जैसे मान लीजिए 2 तार है, दोनों अलग अलग है, अब दोनों किसी कारण से कट छट के आपस में संपर्क में, तो तार का मोटाई पहले से बढ़ जाएगा ना। कहने का मतलब कि अब दोनों मिलकर एक जिसमें व्यवहार करेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिक हो जाएगा, तो धारा हर जाएगा, तो घर में लगा हुआ अन्य उपकरण सब क्या हो जाएगा। तो अति भारण का मतलब कि क्षमता से अधिक धारा खींचेगा कोई उपकरण, तो वो अति भारण। और शॉर्ट सर्किट का मतलब कि 2 तार एक में क्या हो गया आपका। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो तार का प्रतिरोध घट जाता है,
अप्रवाहित होने वाली धारा का मान। अति भारण में क्षमता से अधिक धारा कोई उपकरण टालने लगता है, क्योंकि प्रत्येक तार का अपना क्षमता होता है कि इतना से ज्यादा धारा प्रवाहित होगा तो तार क्या हो जाएगा। इसलिए देखिएगा कि अलग अलग उपकरण के लिए हम लोग अलग अलग तार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद लिखिएगा फ्यूज के गुण। फ्यूज के गुण, फ्यूज का गुण देखो, फ्यूज का दो गुण होता है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। प्रतिरोध अधिक रहता है और गलनांक, यानी कि जरा सा भी उष्मा उत्पन्न हुआ तो वो अपने आप को जला लेता है, यानी कि जल जाता है। किसी किसी बुक में देखिएगा मिस्टेक्स देता है, निम्न प्रतिरोध दे देता है, लेकिन सोचे वाला बात है कि प्रतिरोध कम रहेगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, और उष्मा नहीं उत्पन्न होगा तो कहीं गलेगा, और नहीं गलेगा तो बाकी सब गलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है गलनांक। पहला नंबर लिखिए, फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है। दूसरा लिखिए, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। निम्न मतलब कम। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है, निम्न होता है। अब लिखिए फ्यूज तार का बनावट। लिखिए डाल देकर उसमें बनावट में, फ्यूज तार, फ्यूज तार टीन एवं तांबे का मिश्र धातु, टीन SN, टीन एवं तांबे का मिश्र धातु, टीन एवं तांबे का मिश्र धातु, या टीन एवं लेड, लेड माने शीशा, या टीन एवं लेड, लेड का मिश्र धातु होता है। टीन एवं लेड का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। देखो सबसे अच्छा होता है टीन और लेड वाला। टीन और लेड का जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। वो जरा से भी धारा परिवर्तित होगा ना, ये जरा धारा का मान बढ़ेगा तो झट से क्या होता है, तनी ई वाला कम, तनी पुअर क्वालिटी का होता है थी वाला। तो इस जैसे मिश्र धातु है तो उसका स्पेशल नाम जानना चाह रहे हैं, जैसे पीतल ऐसे होता है, तो इसे का स्पेशल कोई नाम नहीं है, टीन और शीशा वाला के। हाँ, उसका कोई नाम नहीं होता मिश्र धातु की तरह, कि वैसे बताइएगा। ऐसे भी हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि बताएंगे कि हाँ एक नाम मिलके ही बनता है। इसमें केवल यह बनना है कि फ्यूज बना हुआ कैसे होता है। तो फ्यूज आपका बना होता है टीन और शीशा से। शीशा मैंने हाई सब नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कांच है, ठीक ना। शीशा अलग चीज है। चलो अब नोट लिखो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे कि बताएंगे। लिखिए नोट, फ्यूज तार के क्षमता को एम्पियर में मापा जाता है। फ्यूज तार के क्षमता को एम्पियर में मापा जाता है। फ्यूज तार की क्षमता को एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर में मापा जाता है। लिख लिए? वाव नोट लिखिए, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हो गया ना।